हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना बैच के एक और नई क्लास में। बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी महामैराथन क्लास को ध्यान से देखिए। आज के इस महामैराथन क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के पूरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं A to Z, जहां से आपके पेपर में 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तुम नोट कर लेना भाई साहब, इन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको लगभग 20 से 22 प्रश्न कराऊंगा और ये प्रश्न को आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना हो। आप इस क्लास को सिर्फ शिद्दत से कर लीजिए, आपको कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं होगी। और ये सभी के सभी प्रश्न जो है 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। बात करते हैं हम लोग आज की क्लास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर एक क्लास में महामैराथन करा दूंगा आपको लॉन्ग टाइप के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। समझिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है लैंगिक विभेद। इसी लैंगिक विभेद को हम एक और नाम से कह सकते हैं, वह है लैंगिक असमानता। अब यह होता क्या है, देखिए लैंगिक कहने का मतलब है लिंग से। लैंगिक कहने का क्या मतलब है, लिंग से। और लिंग जो है विशेषतः यह कितने होते हैं भाई साहब, एक तो आपका पुल्लिंग होता है और एक दूसरा जो है वह आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे हमारी बात को। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें आप देखते होंगे कि आपके समाज में काफी ज्यादा भिन्नताएं होती है। कहोगे कैसे, तो जैसे कि देखिए कुछ समय पहले, आजकल जो है महिलाएं काफी ज्यादा जो है बढ़ चढ़कर किसी चीजों में हिस्सा लेने लगी है, लेकिन कभी ऐसा समय था जब क्या होता था, तो महिलाओं को पर्दा में रखा जाता था। पर्दा में रखने का मतलब क्या होता है, तो उसे जो है आजादी नहीं थी पूर्णतया। वह घर से बाहर नहीं निकल सकता था, वह पढ़ नहीं सकता था, पुरुषों को ये सारी की सारी आजादी मिलती थी। कुछ ऐसे भी चीज थे जहां पर पुरुषों को भी पाबंदियां होती थी। तो इस तरीके से जो समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानताएं देखने को मिलती है, इस तरीके का जो विभेद देखने को मिलता है, इसी को हम लोग जो है समाज में किस नाम से जानते हैं, लैंगिक विभेद के नाम से जानते हैं या लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं। देखिए यह कई तरीकों से हो सकता है। यह कैसे हो सकता है, तो या तो सामाजिक तौर पर हो सकता है या फिर राजनीतिक तौर पर। राजनीतिक तौर पर जैसे कि देखिए क्या होता था, पहले जो है महिलाएं चुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी, वोट दान नहीं करता था, चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें बैलेंस होती जा रही है, अब महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब राजनीति तौर पर भी क्या देखा जा सकता है, तो लैंगिक असमानताएं या लैंगिक विभेद देखी जा सकती है। और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप किसको देख सकते हैं, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता को। तो उम्मीद करता हूं आपको लैंगिक विभेद और लैंगिक असमानता के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि सत्ता में साझेदारी जो है यह लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। यानी कि सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली पहले हम इसे समझ जाते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है। देखो सत्ता में साझेदारी की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का वैसा प्रणाली है जिसमें क्या होता है, तो सरकार में क्या होती है, तो सरकार में यहां के सभी जनताओं का भागीदारी होता है। इस पर सभी जनताओं का क्या होता है, अधिकार होता है। यही सत्ता में साझेदारी है। उम्मीद करता हूं आप सत्ता में साझेदारी को समझ गए होंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि सत्ता में साझेदारी जो है यह लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो हम बात करते हैं सत्ता में साझेदारी की, तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा कहां पर होती है, तो सरकार में होती है। चाहे वो नीचे तबके के लोग हो, चाहे वो ऊंचे तबके के लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता है। सभी को सरकार में समान अधिकार है यदि हम लोकतंत्र में रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा कहती है कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर क्या होता है, तो जनता सर्वे सर्वा होती है। और जनता कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें अमीर आदमी आते हैं। जनता कहने का मतलब है यहां गरीब भी होगा, अमीर भी होगा, ऊंचे वर्ग के लोग भी होंगे, मध्यम वर्ग के लोग भी होंगे, निम्न वर्ग के लोग भी होंगे। तो इन सभी व्यक्तियों का सरकार में क्या होता है, भागीदारी होता है। और इन चीजों को हम क्या कहते हैं, तो लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं। जिस तरीके से किसी भी चीजों को उच्चारित करने के लिए या फिर किसी चीजों को संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, है कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जो कि लोकतंत्र में मंत्र के समान काम करती है। हमारे समाज में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, भाईचारा को बनाए रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। अब इसको हम प्रेजेंट टाइम पर चल रहे एग्जाम्पल्स के आधार पर समझेंगे। जैसे कि देखिए, अभी जो है भाई साहब, हमारे भारत देश में ऐसा भाव पैदा हो चुका है कि भारत जो है, सभी का मानना है कि इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये लोगों की भूल है। ये लोग इस बात को भूल रहे हैं कि हमारा जो यह देश है, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, इसलिए आप इस चीज का जो है विरोधाभास मत प्रकट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। भारत ठीक है, मान लिया हिंदू देश है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भारत को आजादी दिलाने के लिए, जब हमारा भारत ब्रिटिश शासकों के गुलाम था, तब जो है इसको आजादी दिलाने के लिए क्या सिर्फ हिंदुओं ने अपनी बलिदान दिया था? क्या हिंदुओं के मां के गोद ही सिर्फ सुने हुए थे? क्या हिंदुओं के मांग का सिंदूर ही सिर्फ मिटा था? ऐसा नहीं भाई, यहां पर मुस्लिम का भी योगदान था, सिख ईसाई सभी धर्मों का योगदान था। और इसीलिए देखो, यहां पर हमारा जो भारत देश है भाई साहब, इसे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। अब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि यहां पर सभी तरह के लोग रह सकते हैं, जैसे किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी भाषा के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें अमल करना चाहिए। और देखिए, इन सभी के कारण क्या हो रहा है, आज हमारे देश में जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से आक्रोशित है। तो अगर हम अपनी समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, हम अपनी भाईचाराओं को बनाकर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सत्ता में साझेदारी जरूरी है। उम्मीद करता हूं सत्ता में साझेदारी जो है यह लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, यह बात आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आपका, परिवारवाद क्या है? अब समझिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिए, पक्का छपने वाला क्वेश्चन है। परिवारवाद समझते हैं, परिवारवाद क्या है? तो परिवारवाद एक प्रकार की विचारधारा है। परिवार क्या है भाई साहब? एक प्रकार की विचारधारा है, और यह एक प्रकार की वैसी विचारधारा है जिसमें क्या किया जाता है, तो पहले अपने परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, और हम यहां पर नियुक्त है, पहले से यहां पर हैं, इसमें हमारी भागीदारी है, तो हम चाहेंगे कि अगर इसमें किसी को शामिल करना हो तो हम पहले अपने परिवार के लोगों को ही शामिल कर ले। तो इसी चीज को परिवारवाद कहा जाता है। अर्थात परिवारवाद एक प्रकार की वैसी विचारधारा है जो परिवार को क्या देती है, तो पहली प्राथमिकता देती है। और वर्तमान समय में आप अपने भारत देश में देखते होंगे, या फिर कहे तो बिहार में देखते होंगे, आप बिहार राज्य से हो तो बिहार में देखते होंगे कि हमारे राजनीति के क्षेत्र में जो है आपका परिवारवाद यह काफी बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी को देखते होंगे कि अगर वह कोई मंत्री है तो उसके साथ साथ ही उसकी पार्टी के जो और भी मंत्री हैं, उनके बेटे होंगे, पोते होंगे, इस तरीके से जो है उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसी चीज को परिवारवाद कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप जो है परिवारवाद के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? आपका चौथा प्रश्न कहता है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। यही तो मैं आपको पिछले सत्ता में साझेदारी जब पढ़ा रहा था तब यही समझाया था मैंने आपको कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहने का मतलब है कि यहां भाई साहब सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र ही देखना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दीजिए। संविधान में जो आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे क्या करेंगे? हटा देंगे। काफी हद तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमारी बातें जो है कड़वी भी लगती होगी, लेकिन आपको कड़वी नहीं लगनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वास्तविकता क्या समझ होना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या कहती है। हमारा जो शास्त्र है ये हमें क्या ज्ञान देता है, समझिए। ऐसे कौन से दो प्रावधान है जिनका आप जिक्र कर सकते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए? तो सबसे पहला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के द्वारा भारत को क्या किया गया है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमारा जो भारत का संविधान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था जिसमें निहित है कि हमारा ये भारत कैसे चलेगा, किन लोगों को जो है किस प्रकार से कैसे ट्रीट करना चाहिए, लोगों को सजा वगैरह कैसे मिलती है, ये सारे के सारे प्रावधान आपको इस संविधान में वर्णित किए गए हैं। इस देश को चलाने का सारा विधि व्यवस्था कहां है? हमारे संविधान में है। और भाई साहब इसी संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है।
फिर दूसरा बात हम कह सकते हैं कि संविधान में यह बात भी स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे अभी हिंदू धर्म बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि भारत का जो है अपना कोई धर्म नहीं है। भारत क्या है, तो सिर्फ यहां जितने भी लोग रहते हैं वो एक भारतवासी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उम्मीद करता हूं आप इन दो प्रावधानों को समझ गए होंगे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है। चलिए हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट वीवीआई लगाइएगा, बोर्ड मॉडल लगाइएगा। कहता है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर समझते हैं आप? देखो, बंधुआ मजदूर कभी ऐसा देखने को मिलता था कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का पप्पा जो है या किसी का दादा जो है भाई साहब किसी राजा के यहां काम करता था, तो भाई साहब उनके बेटे भी यही काम करते थे, उनके जो है पोते भी यही काम करते थे। यह सब एक तरीके से कहे तो बंधुआ मजदूरी होती है। अब ऐसा क्यों